हेलो दोस्तों, टॉपर्स तक चैनल में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और पिछले इंग्लिश मीडियम के क्लास में हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट लाइन बाय लाइन पढ़ा था। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज देखते हैं कि आगे क्या है और कैसे हम समझने की कोशिश करते हैं। पिछले क्लास में हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में देखा था और आज हम जो है उसी को आगे कंटिन्यू समझेंगे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो बता दूं दोस्तों कि ऑरिजिन के आधार पर, ऑरिजिन ऑफ बेसिस के आधार पर जो रिसोर्स है वो दो प्रकार का होता है। पहला है बायोटिक रिसोर्स, अब और दूसरा है अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स हिंदी में कहते हैं जैव संसाधन और अबायोटिक रिसोर्स अजैव संसाधन। बायोटिक देखते हैं क्या है। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक इटिसी। जैव संसाधन ऐसे संसाधन, बायोटिक संसाधन ऐसे रिसोर्स को कहते हैं जिस संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होता है, बायोस्फीयर से प्राप्त होता है और जिसमें लाइफ होता है, जिसमें जीवन होता है, जो सांस ले सकता है, जो एक जगह से दूसरे जगह घूम फिर सकता है, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है या ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है तो एक जगह से आ जा सकता है। ऐसा कोई भी रिसोर्स जो लाइफ हो, यानी उसके पास जीवन हो, तो ऐसे रिसोर्स को बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या करते हैं, सांस लेता है, चल फिर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकता है, तो ऐसे रिसोर्स को बायोटिक रिसोर्स। फ्लोरा एंड फौना है, फिशरीज है, जितने भी मछलियाँ हैं वो सारा बायोटिक रिसोर्स है। लाइफ स्टॉक, जितने भी जीवित प्राणी या जीव कोई भी चीज़ है वो बायोटिक रिसोर्स का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स क्या है? ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। क्लियर है कि भाई अबायोटिक रिसोर्स ऐसे रिसोर्स को कहते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से बना हुआ हो, यानी जिसमें जीवन नहीं हो, जो सांस नहीं ले सकता हो, जो एक जगह स्थिर रहता हो, जो एक जगह से दूसरे जगह आ जा नहीं सकता हो, ऐसे रिसोर्स को अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए रॉक्स है, चट्टान है, पहाड़ और पर्वत क्या होता है, एक जगह स्थिर रहता है, वो बढ़ता भी नहीं है। जैसे मेटल्स जितने हैं, गोल्ड है, सोना है, चांदी है, हीरा है, कोई भी ये मेटल्स है, कोयला है, ये सारा जो है ये क्या है, अबायोटिक रिसोर्स है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग से बना हुआ है। जैसे हम बच्चों के क्लासरूम में पढ़ते हैं तो जो ब्लैक बोर्ड होता है, जो हमारा फैन होता है, जो हमारे घर में दीवारें होती है, जो हमारे चेयर होते हैं, ये सारा जो हमारा शर्ट होता है वो हमारा अबायोटिक रिसोर्स का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता के आधार पर संसाधन रिसोर्स टू टाइप्स का होता है, रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन, यहाँ देखते हैं हम पढ़ते भी हैं और समझते भी जाते हैं। रेन्यूएबल रिसोर्सेज हिंदी में कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, यानी नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिसको दोबारा से बना सकते हैं, जिसको कम टाइम में दोबारा से हम फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे रिसोर्स को नवीकरणीय रेन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे द रिसोर्सेज which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resources। यानी ऐसे रिसोर्स जिसको हम दोबारा से which can be renewed, जिसको दोबारा से बना सकते हैं, reproduced यानी दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, चाहे उसको फिजिकल मेथड के द्वारा बनाएं, चाहे वो केमिकल मिला करके केमिकल मेथड के द्वारा बनाएं या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा। जैसे मैकेनिकल प्रोसेस का क्या मतलब, क्या हमने 3-4 लोहे लिया, लोहे के कुछ पार्ट्स लिए और उसके आधार पर कोई मशीन बना दिया,
तो वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल है। फिजिकल का मतलब है मिट्टी से हमने घड़ा बना दिया, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल है। जैसे सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सारा हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है। यानी अगर हम चाहें तो पेड़ पौधों को लगा करके हम पेड़ पौधे से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, 6 महीने में, साल भर में हम कर सकते हैं। सोलर एनर्जी से हम क्या करते हैं कि सूर्य की किरणों से हम बिजली बना सकते हैं। तो ये उसके बाद विंड एनर्जी से क्या करते हैं, हवा से हम बिजली बना सकते हैं, हवा से हम फैन को घुमा सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे रिसोर्स जिसको कम टाइम में बनाया जा सकता है, जिसको एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्स को रिन्यूएबल रिसोर्स यानी नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीकरणीय संसाधन। दीज अकर्स ओवर अ लॉन्ग इकोलॉजिकल टाइम। मिनरल्स एंड फॉसाइल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। कह रहा है कि ऐसे रिसोर्स जिसको बनने में बहुत लंबा समय लगता हो, यानी ऐसे रिसोर्स जिसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता हो, ऐसे रिसोर्स को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी फॉसाइल फ्यूल्स हैं, वो रिसोर्स को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। जैसे सम ऑफ द मेटल्स आर रिसाइक्लेबल। अगर हमारे पास कोई गोल्ड है तो हम उसे हीरा तो हम उसे कोई हार तो बना सकते हैं, हम उससे पायल बना सकते हैं, हम गले का हार बना सकते हैं, लेकिन गोल्ड नहीं बना सकते, क्योंकि गोल्ड अपने तरीके से अब उसे नेचर बनाती है, प्रकृति उसे बनाती है, और प्रकृति से बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। तो जिस भी रिसोर्स को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, जिसे कम टाइम में नहीं बनाया जा सकता है, ऐसे रिसोर्स को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे हम लोग जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पर, यानी हिंदी में कहते हैं स्वामित्व के आधार पर। ऑनर का मतलब होता है मालिक। तो जिस रिसोर्स का पर मालिकाना हक हो उसे स्वामित्व के आधार पर यानी ऑनरशिप के बेसिस पे रिसोर्स कहते हैं। दोस्तों, बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पर हमारे पूरे वर्ल्ड में 4 प्रकार का रिसोर्स पाया जाता है, 4 टाइप्स का पाया जाता है। ये देखते हैं कौन कौन सा। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स को हिंदी में कहते हैं निजी संसाधन, यानी प्राइवेट रिसोर्स। प्राइवेट रिसोर्स क्या है? दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। मैनी फार्मर्स ऑन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। कह रहा है ऐसे रिसोर्स, जिस रिसोर्स पर किसी पर्सनल एक व्यक्ति का अधिकार हो, उस रिसोर्स पर, उस संपत्ति पर कोई दूसरा हक नहीं जमा सकता, ऐसे रिसोर्स को इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। ऐसे रिसोर्स को निजी संसाधन कहते हैं। ऐसे रिसोर्स को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कह रहे हैं मेनी फार्मर्स, बहुत सारे किसानों के पास सरकार के द्वारा ज़मीन अलॉट किया जाता है घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए, और किसान उसके बदले में गवर्नमेंट को क्या करता है? रेवेन्यू पेमेंट करता है या टैक्स देता है। इन विलेजेस, कह रहा ग्रामीण क्षेत्रों में, देर आर पीपल विद लैंड ऑनरशिप बट देर आर मेनी हु लैंडलेस। कह रहा बहुत सारे जो किसान हैं उसके पास अपनी तो ज़मीन होती है, लेकिन बहुत सारे किसान गांव में ऐसे हैं जो लैंडलेस होते हैं। लैंडलेस का मतलब होता है जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी। शहर में जो रहने वाले लोग हैं उसके पास अपना प्लॉट्स होता है, उसके पास अपनी बिल्डिंग्स होती है, और उसके पास अपने जो प्रॉपर्टी होते हैं वो इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाता है। प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स etc आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स ऑनरशिप बाय इंडिविजुअल। कह रहा है गाँव में क्या होता है? पास्चर लैंड, जो घास की भूमि होती है। पास्चर लैंड का मतलब होता है घास की भूमि, यानी बहुत सारे लोग अपने ज़मीन में क्या करते हैं? घास उगाते हैं ताकि अपने जानवरों को खिला सकें और उस जानवरों को पाल सकें। पॉन्ड्स, बहुत सारे लोग गांव में तालाब खुदवाते हैं। वाटर इन वेल्स, बहुत सारे लोग गांव में कुएं खुदवाते हैं। तो जिस व्यक्ति ने अपने से कोई काम किया हो
अपने पैसा इन्वेस्ट करके कोई चीज़ खरीदा हो तो उसे इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। ऐसे रिसोर्स पर केवल उसी व्यक्ति का या उसके परिवार का अधिकार होता है, दूसरे कोई भी व्यक्ति उस रिसोर्स पर हक नहीं जमा सकता, अधिकार नहीं जमा सकता। नेक्स्ट है दोस्तों कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स कह रहा है दीज आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। यानी ऐसे रिसोर्स जिस रिसोर्स पर एक कम्युनिटी में रहने वाले, एक गांव में रहने वाले, एक समुदाय में रहने वाले हर व्यक्ति का उस रिसोर्स पर इक्वल राइट्स हो, अधिकार हो, ऐसे रिसोर्स को कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कहते हैं। जैसे कह रहा है विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल्स ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स। कह रहा है गांव में जो सरकारी ज़मीन होती है जिस पर गांव के जितने भी जानवर होते हैं वो सारे घास चरते हैं, तो उस पर कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे गांव में ऐसी सरकारी ज़मीन है तो मेरे ही गांव के केवल जानवर इस पर घास चरेंगे, ऐसा नहीं कह सकता। या कोई ब्यूरियल ग्राउंड्स है जहाँ पे दाह संस्कार कोई करता है तो केवल ये नहीं कह सकता कि मेरे गांव के लोगों को का ही दाह संस्कार किया जाएगा। कोई तालाब है किसी के गांव में तो कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे ही गांव के लोग इसमें नहाएंगे या मेरे ही गांव के जानवर इसमें पानी पिएंगे, दूसरे गांव के जानवरों को या दूसरे गांव के लोगों को इस तालाब में नहाने की और पानी लेने की परमिशन नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। पब्लिक पार्क्स, कोई ऐसा पार्क्स है जिसमें सारे लोग आ जा सकते हैं। पिकनिक स्पॉट्स, कोई ऐसा जगह है जहाँ पे लोग घूमने जा सकते हैं। ऐसे रिसोर्स को कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। ऐसे रिसोर्स को कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। आगे कह रहा है प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज, प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर डी फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द लिविंग देयर। यानी ऐसे रिसोर्स जिस पर समुदाय में रहने वाले, कम्युनिटी में रहने वाले सभी व्यक्तियों का इक्वल राइट्स हो। नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स क्या है? टेक्निकली नेशनल रिसोर्स जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। यानी किसी भी एक कंट्री के अंदर, ऐसे समझिए, किसी भी एक कंट्री के बॉर्डर एरिया के अंदर जो भी रिसोर्स है वह नेशनल रिसोर्स कहलाता है। आगे इसको थोड़ा डिटेल से हम लोग समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आया हुआ है। द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर even private property for public goods. You might have seen roads, canals, railways being constructed on fields owned by some individuals. Urban Development Authority get empowered by the government to acquire land. कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है कि एक कंट्री के शासक के पास ये अधिकार है कि किसी भी कम्युनिटी रिसोर्स पर, सरकारी ज़मीन पर या किसी प्राइवेट ज़मीन पर भारत सरकार उस पर कब्जा कर सकता है या उसे एक्वायर कर सकता है। एक्वायर का मतलब है आपसे ज़मीन ले लिया और उसके बदले में आपको पैसे दिया गया या दूसरे जगह आपको घर बना करके दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा बहुत सारे रोड्स बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती है, कैनाल्स बनवाए जाते हैं, रेलवे लाइन बनवाई जाती है। तो उसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति का अगर उस रेलवे लाइन बनाने में अगर किसी की ज़मीन अगर उस बीच में आ रही है तो उसकी ज़मीन को रेलवे ले लेता है, खरीद लेता है और उसके बदले में उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को यह अधिकार है भारत सरकार की तरफ से कि वह अगर कोई सड़क बनाया जा रहा है, कहीं नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है और उस बीच में अगर किसी की ज़मीन आ रही है तो उस ज़मीन को वो एक्वायर कर सकता है, आपसे ले सकता है। आप मना नहीं कर सकता कोई भी भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति कि भाई ये मेरा पर्सनल रिसोर्स है, ये मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है, मैं इसे नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कह सकते। तो सरकार को यह अधिकार है कि ऐसा कहीं कोई भी सरकारी काम होता है और अगर उसमें उसके बीच में अगर आपकी ज़मीन आ रही है, आपका कोई भी प्रॉपर्टी आ रहा है तो सरकार उसे एक्वायर कर सकती है। बदले में आपको सरकार जो है उसी हिसाब से, उसी रेट से आपको पैसा दिया जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ
लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर एंड बिलोंग टू द नेशन। यानी कह रहा है किसी भी कंट्री के 12 नॉटिकल माइल यानी समुद्र में 12 नॉटिकल माइल यानी करीब करीब 22 किलोमीटर के आसपास समुद्र में समुद्री जो एरिया है हमारा ये जो बॉर्डर एरिया है, इस बॉर्डर एरिया के 12 समुद्री मील यानी करीब करीब 22 किलोमीटर समुद्र में उसी कंट्री का अधिकार होता है और वह नेशनल रिसोर्स कहलाता है। इस 22 किलोमीटर के रेंज में यानी 12 नॉटिकल मील के रेंज में जो है 12 नॉटिकल माइल के रेंज में हम मछली पकड़ सकते हैं, हम मछुआरों को मछली पकड़ने का परमिशन दे सकते हैं, हम कोई मिसाइल टेस्टिंग कर सकते हैं या उस कंट्री को यह अधिकार होता है। तो एक कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्स है वो नेशनल रिसोर्स कहलाता है। एक एग्जांपल से इसे और समझिए कि असम के एक व्यक्ति अपने घर में चापाकल खुदवा रहे थे और उसी दौरान चापाकल से पानी ना आने की बजाय पेट्रोलियम आ गया, तो भारत सरकार ने उसके जहाँ से पेट्रोलियम निकल रहा था उसके पूरे घर पर कब्जा कर लिया। तो उस व्यक्ति ने अगर ऐसा कहा कि भाई ये मेरा पर्सनल रिसोर्स है, ये मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है, इस रिसोर्स पर कोई अधिकार नहीं कर सकता, लेकिन भारत सरकार या असम की गवर्नमेंट उसके रिसोर्स पर एक्वायर कर सकती है, बदले में उसे कुछ प्रॉफिट दे सकता है, उसके घर बना सकता है, उसके लोगों को, उसके घर के परिवार के लोगों को नौकरियां दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से सरकार उसे बेनिफिट देता है, लेकिन सरकार ऐसे रिसोर्स पर कब्जा करती है तो ऐसे रिसोर्स नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। आगे हैं दोस्तों इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है? देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच एज regulate some resources. The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belongs to open ocean and no individual country can utilize them without the concurrence of international institution. 200 समुद्री मील, किसी भी कंट्री के 200 समुद्री मील के बाद यानी करीब करीब 300 किलोमीटर के बाद वह इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाता है। जैसे 200 समुद्री, अभी हमने देखा था नेशनल रिसोर्स यानी करीब करीब 22 किलोमीटर के रेंज में जो भी रिसोर्स है उस पर तो हम मछली पकड़ सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन 22 किलोमीटर के बाद और करीब करीब 200 माइल तक जो है हम कोई मिसाइल टेस्टिंग कर सकते हैं, कोई और काम कर सकते हैं, लेकिन 200 माइल के बाद यानी करीब करीब 300 किलोमीटर के बाद जो भी रिसोर्स है वह इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है। अब आपका क्वेश्चन उठना चाहिए आपके मन में कि इंटरनेशनल रिसोर्स पर किसका अधिकार होता है? तो दोस्तों इंटरनेशनल रिसोर्स पर यूएनओ का अधिकार होता है। यूएनओ क्या है? यूएनओ यूएनओ क्या है ये? यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व के सभी कंट्री की देखभाल करता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ और इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इसीलिए हुआ था ताकि कोई भी पावरफुल कंट्री किसी कमज़ोर कंट्री को दबाए सताए नहीं। बच्चों जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसमें जर्मनी की थोड़ी सी गलती के कारण ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लेकिन जर्मनी के ऊपर जिस तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने पूरा हक जमा लिया, तो इस प्रकार ऐसे कंट्री जो पावरफुल कंट्री थे वो किसी कंट्री को दबाए नहीं, किसी कंट्री को सताए नहीं, किसी कंट्री को किसी भी प्रॉपर्टी पर अधिकार ना जताए। इसी तरह से पूरे विश्व में पीसफुल माहौल बनाए रखने के लिए एक ऐसी संस्था की स्थापना किया गया ताकि वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन विश्व के सभी कंट्री पर इक्वल अधिकार रखे और ऐसे कंट्री को समझौता कराए ताकि कोई भी पावरफुल कंट्री किसी कमज़ोर कंट्री पर आक्रमण ना कर सके। तो इसीलिए यूएनओ, अब जितनी रिसोर्स हैं, जितने महासागर हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्स का एग्जांपल है। समुद्र में जो भी रिसोर्स पाए जाएंगे वो इंटरनेशनल रिसोर्स का एग्जांपल है। कहीं कोई आइलैंड नया होता है तो वह इंटरनेशनल रिसोर्स का एग्जांपल है। तो ऐसे रिसोर्स पर यूएनओ का अधिकार होता है। बिना कोई भी कंट्री बिना यूएनओ के परमिशन के इंटरनेशनल रिसोर्स का यूज नहीं कर सकता। तो
तो हमने देखा इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है, ये हमने। आगे हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, विकास के स्तर के आधार पर, यानी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास। तो हम जब इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ और अच्छे से समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है। एक बच्चे ने कहा, सर विकास डेवलपमेंट का मतलब होता है कोई व्यक्ति अगर अमीर हो जाता है, किसी के पास कार हो जाता है, किसी के पास रहने खाने की सारी सुविधाएं हो जाती है, तो वो डेवलपमेंट कहलाता है। ऐसा ही अगर पूरे विश्व के, पूरे भारत के सभी नागरिकों के पास हर तरह की सुविधाएं अवेलेबल हो जाती है तो वह डेवलप्ड कंट्री कहलाता है। तो हम इसको डिटेल से और समझेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखते हैं डेवलपमेंट के बेसिस के आधार पर जो रिसोर्स है वो 4 टाइप्स का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला है पोटेंशियल रिसोर्स, रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly। दोस्तों, पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के पास पावर है, क्षमता है, लेकिन अभी वो उसका यूज नहीं कर रहा है। जब ज़रूरत पड़ेगा तब उसका यूज करेगा। एग्जाम्पल से समझो कि जैसे मान लिया जाए ये हमारा इंडिया है, इंडिया में ये जो राजस्थान वाला पार्ट्स है, गुजरात वाला पार्ट्स है, यहाँ वेस्टर्न पार्ट्स में हमारे भारत के पास जो है बहुत अधिक विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की पावर है। राजस्थान, आपको पता है कितना ज़्यादा गर्मी पड़ता है। अगर वहाँ हम सोलर एनर्जी से बिजली प्रोड्यूस करें, बिजली बनाएं, तो हम लगभग 3-4 राज्यों को, 5 राज्यों को तो बिजली बनाकर प्रोवाइड कर ही सकते हैं। लेकिन चूँकि अभी राजस्थान और गुजरात यानी वेस्टर्न पार्ट्स में ये जो हमारा वेस्टर्न पार्ट्स है, यानी वेस्टर्न पार्ट्स में समुद्र के एरिया में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, यहाँ पे बहुत तेज़ी से हवाएं चलती है। हवाओं से हम विंड एनर्जी यानी हवाओं से हम बिजली बना सकते हैं। हमारे पास पावर है, पोटेंशियल है, ताकत, क्षमता है, लेकिन हम अभी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 चीज़ें हैं। एक तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, दूसरा हमारे पास इतनी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आने वाले टाइम में जब हमारे पास कोयला ख़त्म हो जाएगा, कोयला से बिजली नहीं बना पाएंगे, जब हम पानी से बिजली कम बनने लग जाएगा, भारत की पॉपुलेशन इतना अधिक हो जाएगा, जब हम इन दोनों चीज़ों से बिजली प्रॉपरली नहीं बना पाएंगे, तब हम इन विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। यानी हमारे पास पावर है, कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, संभावना भी है, लेकिन हम उसका अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसे एनर्जी को, ऐसे रिसोर्स को पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। आपको कैसी लग रही है, समझ में अगर नहीं कहीं आ रहा है तो दोस्तों कमेंट्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे, तभी मैं अपने आप में थोड़ा इम्प्रूव कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वो बहुत बढ़िया है या बहुत घटिया है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, वो धीरे धीरे मेहनत करके ही आगे बढ़ता है। तो आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, आप बिना शर्माए, बिना डरे, आप जो भी आपका कमेंट होगा, जो भी आपका सुझाव होगा, वो मेरे लिए बहुत काबिल तारीफ़ होगा। तो आप कोई भी, अगर आपको लगता है कि सर को मैं सुझाव दूं और सर थोड़ा इम्प्रूव करें अपने आप में, तो बिल्कुल आपका सुझाव जो है मेरे लिए प्रशंसनीय है और मैं उसे दिल से स्वागत के साथ उसको फॉलो करूँगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्त, डेवलप्ड रिसोर्स क्या है। डेवलप्ड रिसोर्स को हिंदी में कहते हैं विकसित संसाधन। रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। कह रहा है ऐसा रिसोर्स जो उसको पूरे भारत में अगर सर्वे किया गया, सर्वे करना का मतलब है ये पता लगाना कि पूरे भारत में धरती के अंदर कहाँ कहाँ क्या रिसोर्स है, इसको कहते हैं सर्वे करना। तो हमारे भारत में अगर सर्वे किया गया है तो किस जगह कितनी क्वालिटी में कौन सा रिसोर्स है, कितनी क्वांटिटी में कौन सा रिसोर्स है, यह डिटरमाइन किया जा चुका है, खोजा जा चुका है उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए। ऐसे रिसोर्स को डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। आगे कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। यानी ऐसे रिसोर्स जिसको हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से
यूज करने के लायक बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको हम उस रिसोर्स का इस्तेमाल करें। आगे दोस्तों देखते हैं, आगे है स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स क्या है? मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द appropriate technology to access these and are including among। स्टॉक का मतलब होता है भंडारित संसाधन, यानी भंडार। भंडार को ऐसे समझो कि जैसे कभी शादी ब्याह होता है या कोई फंक्शन होता है तो हम अपने घर में एक जगह एक कमरे में सारा सामान ला के स्टॉक करते हैं और वहीं से धीरे धीरे खर्च करते हैं। उसी तरह हमारे इंडिया में, हमारे पूरे धरती पर, पृथ्वी पर हमारे क्या है कि स्टॉक है हमारे पास, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि हम उस स्टॉक का इस्तेमाल करें। हम उस स्टॉक का आने वाले टाइम में इस्तेमाल करेंगे जब हमें लगेगा कि अपने स्टॉक को हमें यूज करना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, स्टॉक फॉर एग्जांपल, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कह रहा है जो वाटर है, पानी है, वो दो गैसों से बना हुआ है, और वो दो गैस कौन सा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। साइंस के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा। विच कैन बी यूज्ड अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी इस रिसोर्स का हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, बट वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज दैम दिस पर्पस, हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक। यानी हम इसका इस्तेमाल जो है अभी नहीं कर रहे हैं, जब आने वाले टाइम में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगा उसी पर्पस से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं, रिजर्व है। रिजर्व को हिंदी में कहते हैं संचित संसाधन, रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक, यानी जो स्टॉक रिसोर्स का ही एक रिजर्व संसाधन उसी प्रकार का है कि रिजर्व रिसोर्स क्या है? which can be put into use with the help of existing technological know-how but the use do not have started। हमारे पास रिजर्व है लेकिन हमने अभी उसका इस्तेमाल करना, यूज नहीं किया, प्रयोग नहीं किया है। These can be used for meeting future requirement, यानी आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में जब हमारा जनरेशन को ज़रूरत पड़ेगा तब हम उस रिजर्व का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। कह रहा है पानी से हम बिजली बना रहे हैं लेकिन लिमिट मात्रा में बना रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा यूज होने लग जाएगा तो हम और ज़्यादा बनाना शुरू कर देंगे। कह रहा है दस द वाटर इन द डैम्स, हमारे पास डैम्स में बहुत सारा पानी है, फॉरेस्ट जंगल है हमारे पास, इज अ रिजर्व। हमारे पास भारत में ये सारे रिजर्व हैं। आने वाले टाइम में जब हमें ज़रूरत महसूस होगा तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी रिसोर्स का विकास कैसे किया जाए। अगर मान लीजिए कोई रिसोर्स ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है, कमी हो गई है, तो उसको हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कह रहे कोई भी रिसोर्स जो है हमारे ह्यूमन के लिए, हम मानव के लिए, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के सर्वाइव के लिए, व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, व्यक्ति को जीवित रहने के लिए, व्यक्ति के लाइफ को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए रिसोर्स का बहुत ज़रूरत है। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। कह रहा है हम सभी को ये यकीन होना चाहिए कि जितने भी रिसोर्स हमारे धरती पर उपलब्ध है वो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा फ्री गिफ्ट किया गया है। नहीं किया गया फ्री गिफ्ट। आप ही बताओ कि जब हमारे पीढ़ी आज से 10,000 साल पहले या 1,00,000 साल पहले जब लोग आए होंगे उस समय भी पेड़ पौधे थे, ऑक्सीजन उस समय भी था, नदियाँ उस समय भी था, झरने उस समय भी थे, सब चीज़ लगभग उस समय भी थे। तो जो भी रिसोर्स है हमारे धरती पर, कोयला, सोना, चांदी, हीरा, सब धरती के नीचे प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। हमने क्या बनाया? कुछ भी नहीं किया है। तो ये सारा हमें फ्री गिफ्ट किया गया है एज अ रिजल्ट। कह रहा है रिजल्ट में अगर देखें, ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। कह रहा है ह्यूमन बीइंग्स क्या करता है
इन सभी रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेटली तरीके से यानी भेदभाव तरीके से इसका यूज करता है। अब कई सारे बच्चों को लग रहा होगा सर ये हर व्यक्ति रिसोर्स का इस्तेमाल करता है तो भेदभाव कैसे होता है। दोस्तों कैसे होता है, अगर किसी बड़े बड़े लीडर को देखेंगे तो बड़े बड़े उनका जो स्विमिंग पूल होता है 10,000 लीटर पानी वो 2-3 दिन में चेंज कर देते हैं, और हम जो है पानी को बचा रहे हैं। तो ये रिसोर्स का क्या है, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज है। ऐसे बहुत सारे करोड़पति अरबपति व्यक्ति अपने पैसों को दबा कर रखते हैं या स्विस बैंक में जमा कर देते हैं, जबकि उसी पैसे के लिए, थोड़े से पैसे के लिए बहुत सारे लोग भूखे मर जाते हैं। ये रिसोर्स का क्या है, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज होता है। तो इसी प्रकार से कई सारे और एग्जाम्पल हैं, अभी हम देखेंगे। कह रहा है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रिड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कह रहे जो रिसोर्स जो खत्म हो रहा है ये कुछ लोगों के लालच के कारण ऐसा हो रहा है, यानी कहीं रिसोर्स खत्म हो जा रहा है, किसी जगह रिसोर्स ही नहीं है, ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि कुछ लोग लालची होते जा रहे हैं। और गांधी जी ने कहा था एक बार कि भाई संसाधन हमारे भारत में इतना भरा पड़ा है कि भाई जिसको जितना यूज हो उतना इस्तेमाल करो। पेट भरने के लिए संसाधन बहुत है, पेटी भरने के लिए नहीं, यानी जमा करने के लिए नहीं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, करोड़पति अरबपति व्यक्ति संसाधन को जमा करते रहते हैं, पैसा को जमा करते रहते हैं, ना बैंक में जमा करते हैं, अपने घर में जमा करके रखेंगे, तो वो क्या होता है, ब्लैक मनी हो जाता है। उस रिसोर्स का ना उनके लिए यूज है और ना किसी दूसरे व्यक्ति यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स which in turn divided the society into two segments, have and have not, rich and poor। कह रहा है कि हमारे इंडिया में क्या है कि जो रिसोर्सेज है वो कुछ ही लोगों के हाथ में है। which in turn divided society into two segments। हमारे भारत में दो तरह के लोग रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा करते हैं जो अमीर कहलाते हैं, एक जिसके पास रिसोर्स है ही नहीं या कम है वो पुअर कहलाते हैं। अभी और आगे डिटेल से समझेंगे, थोड़ा पैसेंस रखो कि कैसे क्या क्या लाइन कह रहा है। कह रहा है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अगर इसी तरीके से इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से, भेदभावपूर्ण तरीके से अगर इस रिसोर्स का, संसाधन का यूज करते जाएंगे तो इससे क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बर्फ़ पिघलता चला जा रहा है, गर्मी इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, उससे बर्फ़ पिघल रहा है, और बर्फ़ पिघलने से क्या हो रहा है, समुद्र के आसपास जो कंट्री हैं वो धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन का जो लेयर है वो धरती के ऊपर करीब 100 किलोमीटर ऊपर, 200 किलोमीटर ऊपर जो ओजोन लेयर है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है, वो लेयर में जो है क्या हो रहा है, होल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से एसी, फ्रिज इतना ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं, इससे जो गैस निकलता है वो ओजोन लेयर को परत को पतला करता जा रहा है, और इससे सूर्य से हानिकारक किरणें जो आ रही है उससे अनेक तरह की बीमारियाँ होती जा रही हैं। कैंसर जैसा भयानक बीमारी उन्हीं सब कारणों का नतीजा है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, आप देख ही रहे हो पॉल्यूशन कितना तेज़ी से फैल रहा है, और लैंड डिग्रेडेशन, और जो ज़मीन का कट रहा है, हर साल बाढ़ आ रहा है और इससे क्या हो रहा है, ज़मीन कटता चला जा रहा है तो भूमि पतली होती जा रही। ये सारा कारण जो है, एक ही रीज़न है इसका कि रिसोर्स का हम इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से, भेदभावपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करते जा रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम essential for a sustained quality of and global peace। यानी कह रहा है अगर रिसोर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव होगा और पूरे विश्व में पीस भी आएगा, शांति भी आएगी। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज continues the future our planet is in danger। जिस तरीके से हम अगर स्वार्थी तरीके से अगर रिसोर्स का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पूरे धरती जो है, अर्थ प्लैनेट जो है वो खतरे में आ जाएगा। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलप एग्जिस्टिंग ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। यानी कह रहा है इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें जीवन के हर क्षेत्र में
सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस करना पड़ेगा, यानी सभी के बीच समान रूप से, इक्वल रूप से हर व्यक्ति उतना ही संसाधन का इस्तेमाल करे जितना उसको ज़रूरत है, और संसाधन को बचाए ताकि आने वाले जो जनरेशन हो उस संसाधन का यूज कर सकें। आगे हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं सतत पोषणी विकास। सतत पोषणी विकास क्या है कि ऐसा संसाधन का इस प्रकार इस्तेमाल करें कि जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही यूज करें, अगर ज़रूरत ना हो तो उस संसाधन को बचाएं। क्यों बचाएं? क्योंकि आने वाला जो जनरेशन है उस संसाधन पर उसका भी अधिकार है, उसका भी इक्वल अधिकार है। अगर संसाधन खत्म हो जाएगा, रिसोर्स समाप्त हो जाएगा, तो आने वाले जो जनरेशन है उस संसाधन का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, और अगर संसाधन रिसोर्स नहीं होगा तो उनका डेवलपमेंट क्या होगा, रुक जाएगा। वही कह रहा है एट डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आप अपना डेवलपमेंट करो, लेकिन आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्स को बचाओ ताकि वो भी इस रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि जो प्रकृति ने गिफ्ट में दिया है उस रिसोर्स पर उतना ही मेरा अधिकार है जितना आने वाले फ्यूचर जनरेशन का, आने वाले पीढ़ियाँ 50-100 सालों के बाद जो लोग और बच्चे जन्म होंगे उनका भी उतना ही अधिकार है। आगे देखते हैं हम लोग रियो डी जेनेरो समिट। इसी को करके अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे, अब उसके बाद क्लास समाप्त करेंगे। दोस्तों रिसोर्स को बचाने के लिए ब्राज़ील के एक शहर है रियो डी जेनेरो में धरती को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए 1992 में, जून 1992 में 1992 ईस्वी में पूरे विश्व के 100 से अधिक कंट्री वहाँ उस शहर में मीटिंग हुआ, और उस मीटिंग में जब शामिल हुए तो इसीलिए उस मीटिंग का नाम रियो सम्मेलन यानी रियो डी जेनेरो सम्मेलन कहा गया, क्योंकि उस मीटिंग का लक्ष्य था, गोल था, धरती को बचाने के लिए सम्मेलन किया गया था, अर्थ समिट किया गया था, इसीलिए उसका नाम अर्थ समिट दिया गया। इसीलिए उसका नाम रियो सम्मेलन दिया गया, क्योंकि वह रियो शहर में हुआ था, इसीलिए उसका रियो सम्मेलन नाम दिया गया। अब देखते हैं रियो डी जेनेरो सम्मेलन इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। यह क्या है? पूरे विश्व में अर्थ को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए पूरे विश्व में पहली बार मीटिंग किया गया था। द समिट वॉज कॉन्वेड फॉर addressing urgent problem of environmental protection and socio-economic development of global level। पूरे विश्व में धरती को बचाने के लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी पूरे विश्व का समान रूप से विकास करने के लिए विश्व ग्लोबल लेवल पर धरती को बचाना बहुत ज़रूरी था। आगे कह रहा है द एजेम्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट change and biological diversity. The Rio Convention endorsed the global forest principle and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। यहाँ पे इस मीटिंग में सभी कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रॉमिस किया कि हर कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अपने कंट्री में धरती को बचाने के लिए 21 प्रकार का रूल रेगुलेशन बनाएंगे ताकि जिससे धरती को हम बचा सकें। अब क्या क्या एजेंडा 21 क्या है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। इन द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंटल एंड डेवलपमेंट। इसी संस्था के द्वारा और ये यूएनओ का एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉल्यूशन, पॉपुलेशन और इन सब चीज़ों पर ध्यान रखता है, जो एनवायरनमेंट को ख़त्म होने रोकने के लिए नियम कानून बनाता है। तो UNCED एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ही यहाँ मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। इनका एम था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक सभी विश्व के देशों को एक मित्रता बनाया जा सके और सभी कंट्री अपने कंट्री में, अपने देश में अपने एजेंडा 21 लागू करें। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज and poverty, disease through global cooperation on
कॉमन इंटरेस्ट, यानी सभी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपने धरती को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को यानी जो पर्यावरण है उसे डैमेज से, खतरे से बचाने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, बीमारी को रोकने के लिए एक कॉमन इंटरेस्ट जगाएं। यानी विश्व के सभी देश जब मिलकर के इस पर काम करेंगे तभी पूरे विश्व में बीमारी खत्म हो पाएगा, तभी पूरे विश्व के सभी देशों में गरीबी समाप्त हो पाएगा, तभी पूरे विश्व में सभी देशों में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो जब सारे कंट्री इस तरह से मिल करके काम करेंगे तभी हमारा धरती बच सकता है, तभी हमारा पॉल्यूशन जो है कम हो सकता है, तभी हमारा पर्यावरण जो है वो क्षति से बच सकता है। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज द एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट ऑन लोकल एजेंडा। यानी विश्व के जितने कंट्री थे सभी कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से ये उम्मीद किया गया कि भाई सभी कंट्री अपने कंट्री में एजेंडा 21 को लागू करें और एनवायरनमेंट को जो पर्यावरण है उसे बचाएं और पॉल्यूशन को रोकने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से आज की क्लास हम यहीं रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए, और सभी से यही उम्मीद करता हूं कि क्लास कैसी लगी उसे ज़रूर कमेंट में बताएं और वीडियो को दूसरे बच्चों तक भी भेजने की कोशिश करें ताकि दूसरे बच्चे भी ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। कहा गया है कि अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम अच्छी सलाह ज़रूर दें, कम से कम विद्यादान जरूर करें, और मैं इसके लिए कोई किसी से फीस नहीं ले रहा हूं। तो आप सभी जितना हो सके इस वीडियो को फैलाएं और दूसरे बच्चों तक भी भेजें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।